नेपाल में वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद सरकार को अंततः झुकना पड़ा। होम मिनिस्टर के बाद अब प्राइम मिनिस्टर ने भी रिजाइन कर दिया है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को सत्ता में आए अभी बस 1 ही साल हुआ था, लेकिन बढ़ती पब्लिक डिस्कंटेंट के बीच उन्हें अपनी टर्म पूरी किए बिना ही हटना पड़ा। इस वीडियो में हम इस पूरी क्राइसिस के बारे में बात करेंगे। ये सब शुरू होता है जब नेपाल की सरकार 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने का निर्णय लेती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, रेडिट जैसे 26 प्लेटफॉर्म्स को एब्रप्टली बैन कर दिया जाता है, क्योंकि नेपाली सरकार का मानना था कि ये प्लेटफॉर्म्स देश के लॉस के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। कौन से लॉस? दरअसल नेपाली सरकार ने कुछ दिनों पहले एक डायरेक्टिव इशू किया था, जिसमें देश के अंदर ऑपरेट कर रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ रजिस्टर करना था। ऐसा करने के पीछे सरकार का तर्क था कि हम मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए एक बिल लाया जा रहा था जिसका नाम था ऑपरेशन यूज एंड रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया इन नेपाल। इस बिल के नाम से ही हम समझ सकते हैं कि सरकार नेपाल के अंदर सोशल मीडिया को अपने हिसाब से रेगुलेट करना चाहती थी। इस बिल का प्रोविजन था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देश के अंदर एक लीगल प्रेजेंस बनानी होगी, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करना पड़ेगा और सरकार की गाइडलाइन से अडहियर करना पड़ेगा। कुल मिलाकर नेपाली सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ऑनलाइन सर्विसेज को मैनेज करना चाहती थी, अपने हिसाब से सोशल मीडिया पर कंटेंट को मॉडरेट करना चाहती थी। ये रेगुलेटरी बिल अभी पार्लियामेंट में पास भी नहीं हुआ था, लेकिन तब भी टिकटॉक और वाइबर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इन रूल्स के साथ कॉम्प्लाई किया और कम्युनिकेशन एंड आईटी मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर कर लिया, तो ये बैन से बच गए। इनके ऊपर बैन नहीं लगाया गया, ये नेपाल के अंदर ऑपरेशनल रहे, लेकिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इन रूल्स को इग्नोर कर दिया उन्हें देश में बैन कर दिया गया। बैन करते ही देश में सेंसरशिप और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब करने का हल्ला मचा। सरकार ने इन कंसर्न्स को खारिज करते हुए इस बैन को नेशनल सोवरेनिटी के लिए आवश्यक बताया। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने कहा कि यदि सरकार के एक्शन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे कुछ लोगों की जॉब चली भी जाती है, तो भी ये देश की डिग्निटी, इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी से बढ़कर नहीं है। उस समय उन्हें पता नहीं था कि कुछ ही दिनों में उन्हीं की जॉब चली जाएगी। एनीवे, आज के टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितना वाइडली यूज किए जाते हैं ये तो आप जानते ही हैं। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आपस में कनेक्ट होते हैं। बिजनेस और एक्टिविज्म के लिए भी आज सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण टूल है। स्पेशली यूथ बहुत ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पर बिताते हैं। इसलिए मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बैन होते ही नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। भारी तादाद में यंग लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के फैसले के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। सरकार के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एब्रप्टली बैन करने के निर्णय को यूथ की वॉइस को साइलेंट करने के प्रयास की तरह देखा गया। इस यूथ लेड अपराइजिंग को जेन जी प्रोटेस्ट का नाम दिया गया। जेन जी या जनरेशन जी मतलब जो लोग लेट 1990s से लेकर अर्ली 2010s के बीच में पैदा हुए हैं। ये डिजिटल एज में बड़ी होने वाली पहली जनरेशन है, यानी इन्होंने अपने जीवन में शुरू से ही स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और इंटरनेट देखे हैं। सोशल मीडिया इनमें से कईयों के दैनिक जीवन में एक वाइटल रोल प्ले करता है और कईयों के लिए तो ये लाइवलीहुड है। अब जिन्हें इंटरनेट और सोशल मीडिया की इतनी आदत हो, जिनके लिए सोशल मीडिया इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो, आप एब्रप्टली उसे उनसे छीनने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? जाहिर है भारी विरोध देखने को मिलेगा। नेपाल में यही हुआ। डिजिटल फ्रीडम को लेकर यूथ लेड प्रोटेस्ट्स देखने को मिले। शुरुआत इसी से हुई। पहले सोशल मीडिया के बैन को लेकर विरोध शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे इसमें और मुद्दे जुड़ते गए, जैसे करप्शन, इकोनॉमिक क्राइसिस, नेपोटिज्म इत्यादि। प्रोटेस्ट का स्कोप वाइडन होता गया, बड़ी बड़ी रैलीज निकाली गईं और लोग डीपर इश्यूज उठाने लगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित देश की पार्लियामेंट बिल्डिंग को जला दिया गया, इवन सुप्रीम कोर्ट तक को जला दिया गया। झंडे फहराए गए, नारे लगाए गए, करप्शन खत्म करने की मांगें उठी और नेताओं के परिवारों की लैविश लाइफस्टाइल्स और प्रिविलेजेस को कॉल आउट किया गया। नेपाली फाइनेंस मिनिस्टर को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु प्रसाद पौडेल सड़क पर बेतहाशा भाग रहे हैं।
और भीड़ उनका पीछा कर रही है। नेपाल से इनसेन सीन्स देखने को मिले। प्रोटेस्ट जब एकदम से वायलेंट हो गए तो सरकार के द्वारा क्रैकडाउन किया गया। इसमें कुछ लोगों की जानें चली गईं और कुछ लोग घायल हो गए। इसके बाद केपी ओली की सरकार को हिटलर की सरकार कहा जाने लगा और पीएम के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। इंटरनेशनल मीडिया में इन प्रोटेस्ट को वाइडली कवर किया जा ही रहा था। नेपाली सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक से इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलानी पड़ी। वायलेंस की इन्वेस्टिगेशन के निर्देश दिए गए। जिनकी जान गई उनके लिए कॉम्पनसेशन अनाउंस किया गया। घायलों के लिए फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अनाउंस किया गया। और प्रोटेस्ट की हैंडलिंग के दौरान हुई वायलेंस के चलते होम मिनिस्टर रमेश लेखक को रिजाइन करना पड़ा। इतने ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद सिचुएशन को डीएस्केलेट करने के लिए और नॉर्मलसी को रिस्टोर करने के लिए नेपाली सरकार को वापस सोशल मीडिया को रिस्टोर करना पड़ा और अंततः नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल हाई इन्फ्लेशन, करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से जूझ रहा है। देश में लंबे समय से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लोग इस पॉलिटिकल टर्मोइल से ऊब चुके हैं। इसी वजह से देश में मोनार्की को रिस्टोर करने की आवाजें उठ रही हैं। लोगों का मानना है कि नेपाल ने जब मोनार्की से ट्रांजिशन करके डेमोक्रेसी को अपनाया था, उस समय जो उनसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। नेपाल में डेमोक्रेसी के आने से उनकी जिंदगियां बेहतर नहीं हुई हैं। इसलिए वो वापस से नेपाल में मोनार्की को रिस्टोर करना चाहते हैं। 2008 में डेमोक्रेसी आने के बाद नेपाल में फ्रीक्वेंटली सरकारें बदलती रहीं। लोगों की समस्याओं पर लगकर काम करने से पहले ही सरकार बदल जाती थी। इसके कारण नेपाल में बहुत ही स्लो प्रोग्रेस हुई है। आज भी लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, करप्शन, एथनिक टेंशंस जैसी कोर प्रॉब्लम्स को सरकारें सॉल्व करने में विफल साबित हुई हैं। इस वजह से लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो अकाउंटेबल गवर्नेंस की मांग कर रहे हैं। नेपाल में जबरदस्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ चुकी है। देश में अब पावर कौन संभालेगा? क्या हिंदू मोनार्की वापस से लौटेगी? ये सब हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। अब बात करेंगे कि इसका भारत पर क्या असर होगा। हाल ही के कुछ वर्षों में अगर हम गौर करें तो हमें भारत के नेबरहुड में एक पैटर्न देखने को मिला है। 2022 में श्रीलंका, 2024 में बांग्लादेश और अब 2025 में नेपाल। हर जगह एक ही पैटर्न देखने को मिला। इकोनॉमिक क्राइसिस, करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर और पुअर गवर्नेंस को लेकर पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता गया। फिर यूथ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया। किसी एक मुद्दे को लेकर डेमोन्स्ट्रेशंस शुरू हुए, फिर एकदम से उन्होंने विकराल रूप ले लिया। प्रोटेस्ट्स वायलेंट हो गए और अल्टीमेटली देश में रेजिम चेंज हो गई। तीनों जगह जिस इफेक्टिव ढंग से लोगों को मोबिलाइज किया गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और एलीट लोगों के घरों को टारगेट किया गया और रेजिम चेंज की गई, उनमें बहुत सिमिलैरिटीज हैं। जैसे सब कुछ एक मास मूवमेंट के मॉडल के तहत हो रहा हो, जैसे किसी एक्सटर्नल हैंड का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे प्रोटेस्टर्स को कोई टूल किट प्रोवाइड की गई हो, जैसे कि ये प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर किए गए हों। ये बिल्कुल पॉसिबल है और इसमें भी कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि एक्सटर्नल पावर्स के द्वारा भारत में भी सिमिलर मॉडल अप्लाई करने की कोशिश की जा रही हो। फिलहाल भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, बट डायनेमिक्स के शिफ्ट होने में देर नहीं लगती, स्पेशली जब बहुत से देश भारत की प्रेजेंट रेजिम से खुश ना हो। तो भारत में भी कभी भी अनरेस्ट के बीज बोने का प्रयास किया जा सकता है। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। भारत और नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर है, तो नेपाल में आई इंस्टेबिलिटी से पड़ोसी देश होने के नाते भारत में भी चैलेंजेस उत्पन्न होंगे। नेपाली क्राइसिस का स्पिल ओवर इफेक्ट भारत में भी होगा। बॉर्डर से लगे एरियाज में इलीगल माइग्रेशन, स्मगलिंग, क्राइम्स में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बहुत से नेपाली लोगों के भारत में फेमिलियर टाइज हैं, तो वो भारत आ सकते हैं। इससे भारत के लिमिटेड रिसोर्सेज पर स्ट्रेन पड़ेगा। भारत को पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश बॉर्डर के बाद अब नेपाल बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। हाईली विजिलेंट रहना होगा। फिर भारत नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। नेपाल में केओस के कारण ट्रेड डिस्टरप्ट हो सकता है, जो भारत के एक्सपोर्टर्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। इंस्टेबिलिटी ट्रेड और बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। फिर जिस प्रकार प्रोटेस्टर्स पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं, स्थिति यदि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो भारत द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट्स को भी खतरा हो सकता है।
नेपाल में अनसर्टेनिटी के माहौल के कारण भारत ने जिन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है उनमें डिले हो सकता है, जिससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ सकती है। भारत को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। भारत के जो रीजन में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्स हैं, नेपाल में आई क्राइसिस से वो सफर करेंगे। फॉर इंस्टेंस, भारत क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट्स के जरिए अगले दशक में नेपाल से 10 गीगावाट हाइड्रो पावर इंपोर्ट करना चाहता है। इसके लिए प्रोजेक्ट्स का टाइमली कंप्लीट होना आवश्यक है, जिसके लिए नेपाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना आवश्यक है, जो तभी संभव है जब ये क्राइसिस ड्रैग न करे। प्रो चाइना ओली की सरकार गिरने से आई पॉलिटिकल वैक्यूम के बाद चाइना और अमेरिका का प्रॉक्सी गेम नेपाल में देखने को मिल सकता है। दोनों देश नेपाल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहेंगे। चाइना नई गवर्नमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से अपने टाइज डीपन करना चाहेगा, ताकि ट्रांस हिमालयन रेलवे जैसे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाए। चाइना हर हाल में नेपाल में भारत के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहता है और भारत की नेबरिंग कंट्रीज के साथ टाइज इंप्रूव करके भारत को एनसर्कल करना चाहता है। अमेरिका नेपाल में अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को मीट करने के लिए प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट को इंस्टॉल करना चाहता है, तो नेपाल में अमेरिका और चाइना के प्रॉक्सी वॉर का ग्राउंड तैयार हो रहा है। पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अब नेपाल में भी इंस्टेबिलिटी यानी भारत के लिए मल्टी फ्रंट सिक्योरिटी चैलेंजेस क्रिएट हो गए हैं। इन्हें मीट करने के लिए भारत को अपने रिसोर्सेज डाइवर्ट करने पड़ेंगे। पीएम ओली कुछ ही दिनों में भारत विजिट करने वाले थे। उनकी विजिट में भारत और नेपाल के बीच में ट्रेड, टूरिज्म, कनेक्टिविटी, हाइड्रो पावर और बॉर्डर इश्यूज को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत होनी थी। बट फिर अचानक विजिट से पहले ओली एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देने लगते हैं। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेकर एब्सर्ड क्लेम्स करने लगते हैं, जिससे भारत और नेपाल के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशंस हो जाती हैं। फिर स्थिति के सुधरने से पहले ही नेपाल में प्रोटेस्ट्स हो जाते हैं और सरकार गिर जाती है। आप टाइमिंग नोट कीजिएगा। भारत और नेपाल के टाइज इंप्रूव होने के प्रयासों से पहले ही ओली सरकार अचानक से गिर जाती है, जिससे इंडिया नेपाल एंगेजमेंट अभी के लिए डिस्टर्ब हो जाता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण अब भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन डिले हो जाएगा। जाहिर है ये कोइंसिडेंस तो नहीं है, बाकी समझदार को इशारा काफी है। एनीवे, अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए भारत को नई लीडरशिप के साथ फौरन एंगेज करना होगा। सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी के जरिए नेपाल में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत में एक्सटर्नल पावर्स के द्वारा इलीगली रेजिम चेंज करने के प्रयासों को विफल करना होगा।